This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज बड़े सेंसिटिव मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, इसका ताल्लुक़ फाइनेंशियल इंडस्ट्री से तो बेसिकली है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन लाइन से ज़रूर है। इसका आज का दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। जैक ऑफ ऑल बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी सी महारत हासिल करना या किसी एक शोबे में कंप्लीट अबूर हासिल करना, इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये फाइनेंस वो चीज़ है कि बेसिकली तो हम समझते हैं कि मास्टर्स इकनॉमिक्स ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना हम तालीम की गहराई में जाते हैं और गहराई नज़र आती है हमें। बहुत गहरा समंदर है तालीम, इसमें बहुत सारे शोबे हैं और फिर सब स्पेशलाइजेशन अगर हम जाते रहें तो बिल्कुल वो कहावत बिल्कुल सही है कि माँ की गोद से कब्र तक तालीम हासिल करते रहें तभी आपकी तालीम पूरी नहीं होती। आज हमारा शोबा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे पास जो हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, आपसे तारुफ़ करा दें। आपका नाम जनाब मोहम्मद अली ख़ान साहब। मोहम्मद अली ख़ान साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पाकिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और यकीनन मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के देखने के बाद हमारे बहुत सारे वो नौजवान तबका जो अपने कैरियर की डेवलपमेंट के स्टेजेस में हैं, उनको बड़ी सारी आपसे मालूमात हासिल होंगी और रहनुमाई भी मिलेगी उनको इस शोबे में। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने खुद आला तालीम हासिल करने के बाद तालीम के शोबे का इंतखाब किया और आपने इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स का इस्टेब्लिश किया आपने। और न सिर्फ इस्टेब्लिश किया बल्कि बड़ी बड़ी जामियात के साथ आप MOU भी साइन कर रहे हैं, जिसमें IBA सर फहरिस्त शामिल है, जिसके आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे मालूम करना चाहूँगा कि क्या अगराज़ व मकासद हैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट के नाम से पहले इस्टेब्लिश किया गया था 2008-2009 में। उस वक्त इंस्टीट्यूट का फोकस जो था वो कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट, कैपिटल मार्केट में एजुकेशन की डेवलपमेंट एक मेन ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ उसमें इस इंडस्ट्री में जो भी ज़रूरियात हैं, इंडस्ट्री में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए रिसर्च का भी ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट को मिला हुआ था। लेटर जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ने और इसके बाकी स्टेक होल्डर्स ने ये रियलाइज़ किया कि कैपिटल मार्केट एक छोटा फ्रैगमेंट है, इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है। तो इसके स्कोप में फिर अदर देन कैपिटल मार्केट आपकी डेट मार्केट और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जिस नाम से है, अब इसके ऑब्जेक्टिव जो है अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जितनी भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी ट्रेनिंग नीड्स हैं, उनको रिसर्च करना, असेस करना और फिर उनके लिए रेलेवेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र करना है, ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री की फाइनेंशियल इंडस्ट्री के एक एजुकेशन लेवल को और इवन फाइनेंशियल इंडस्ट्री इटसेल्फ को जो है वो अपग्रेड किया जा सके। जैसे आपने बताया कि जो एनवायरनमेंट है जिस तरह चेंज हो रहा है, स्पेशलाइजेशन एक की एलिमेंट है जी। साथ साथ आप इंटरनेशनलाइजेशन देख रहे हैं जी कि आपके पास आप एक ग्लोबल विलेज है जिसमें आप रह रहे हैं, आप आइसोलेटेड नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो इसलिए आपकी मार्केट जो है अब वो इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब आपको अप्रॉक्सीमेट वही स्टैंडर्ड्स चाहिए अपनी कैपिटल मार्केट में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, जो इंटरनेशनली प्रैक्टिस हो रहे हैं, ताकि जब आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लिंक करें या कंट्री टू कंट्री लिंक करें तो आपके पास सिमिलर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्टैंडर्ड्स हैं, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, रिसर्च के स्टैंडर्ड्स हैं,
उनके इंटरमीडिएट्स के स्टाफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कोशिश की जाए कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके और अपनी इंडस्ट्री को जो है अपग्रेड किया जा सके। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अगर मैं ये पूछूं कि देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स के इदारे पहले भी थे, ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, कि बहुत सारे, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी अवाम को इतनी आगाही हासिल नहीं है स्टॉक ट्रेडिंग, ब्रोकरेज हाउसेस, S&P 500 और ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में, अर्ली 90s में कुछ कंपनीज़ आई यहाँ पर, चाइनीज़ की, हांगकॉन्ग की कंपनीज़ यहाँ पर आई, और ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन उसमें हर कोई ब्रोकर होता था और हर कोई कहता था ये ले लो, ये बेच दो, ये ले लो, ये बेच दो, जिसमें लोगों को बहुत सारे नुकसानात भी उठाने पड़े और बहुत सारे लोग बन भी गए। लेकिन ये कोई रेगुलेशन नहीं था, ये अनऑथराइज थी यहाँ पर। फिर वो FIA के रेड्स हुए, कंपनीज बंद हुई, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज चल रही हैं। ये तो उनका क्या स्टेटस है अभी? देखिए, इस तरह के फॉरेक्स में ख़ास तौर पे अगर देखें तो फॉरेक्स डिफरेंट फॉरेक्स फर्म्स जो इंटरनेशनल ऑपरेट करती हैं उनकी डिफरेंट जो है वो सब्सिडरीज यहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं। उसमें बहुत सारी इलीगल प्रैक्टिसेस भी हो रही होती हैं। जिस तरह आप एक इन्वेस्टर को लेके आते हैं, उसका अकाउंट ओपन होता है और जो है वो विदाउट उसके ऑथराइजेशन के जो है उसमें ट्रेड्स हो जाती हैं और इवेंचुअली अकाउंट जो है वो नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है। वो इन्वेस्टर को कहा जाता है या तो आप फर्दर डिपॉजिट दें या फिर आपका अकाउंट क्लोज किया जा रहा है। तो इसमें लाखों, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ लोगों का। अभी भी कुछ एरियाज़ में ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती होंगी। इन चीज़ों को, क्योंकि ये लॉ इन्फोर्समेंट का है कि इसको इन्फोर्स कराएं कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ना करें। अगर वो ऑपरेट करती भी हैं तो अंडर सर्टेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए वो जी। लेकिन लोकल कैपिटल मार्केट में ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमज़ोरी थी कि फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने ये कंपनीज खोलनी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की फर्स्ट स्टेप में डेफिनेटली वीकनेस होती है जिसका एडवांटेज लिया जाता है। सेकंड स्टेप में उसकी इन्फोर्समेंट की वीकनेस होती है जिसका फ़ायदा लिया जाता है। तो मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सबसे बड़ा इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता, रेगुलेशंस होते हैं बट उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो हमेशा वीक होती है और उसकी सज़ा आवाम को मिलती है। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। जो सादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो सिर्फ ये बताया था कि ट्रेडिंग कर लो, मुनाफा ही मुनाफा है, लॉस तो है ही नहीं इसमें। और वो उसमें होता ये भी है कि आप जब किसी इन्वेस्टर को लेके आते हैं तो आप उसको एजुकेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो सेल्स फोर्स हायर ही नहीं की हुई। जी बिल्कुल। आपका जो इन्वेस्टर आया है वो विद रेफरेंस आया है, आपके एम्प्लॉय के रेफरेंस से आया है या आपके रेफरेंस से आया है। अब आप जब उसको एजुकेट नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद एजुकेटेड नहीं है, आपको नहीं मालूम कि ट्रेडिंग के शेयर्स के जो है फंडामेंटल्स क्या होते हैं और आपने कैसे मार्केट के फंडामेंटल कैसे उसको ट्रांसफ़र करने हैं, तो इवेंचुअली जो है वो जब लॉस होता है तो वो नहीं समझता कि एक्चुअल लॉस किस वजह से हुआ है। तो वो एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आज तक हमारी स्पेसिफिकली कैपिटल मार्केट इस वजह से डेवलप नहीं हो सकी। अब देखें कि हम सुनते हैं पिछले 10-15 साल से, तो मैं सुन रहा हूँ कि 2 से 2.5 लाख UIN हैं, मे भी अब 3 लाख हो गए होंगे। लेकिन क्या 20 करोड़ की आबादी में जिसका लेट्स से कि 50% जो है वो आपकी एजुकेशन रेट है, बिल्कुल, उसमें भी अगर सिर्फ 3 लाख UIN हों जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स हों, और उसको साथ में ये भी देखें कि अगर कितने बिजनेस स्कूल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, कितना बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी 3 लाख UIN है। इसका मतलब यही है कि कैपिटल मार्केट की परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। कि कैपिटल मार्केट जो है वो इनफैक्ट ये होती तो थी मार्जिन ट्रेडिंग कि डिपॉजिट रखें इतना अमाउंट का, तो फिर वो अगर आपका लॉस होगा तो फिर वो उसके साइज़ ये होती है, येन की ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा होती है। आजकल तो सिर्फ यूरो में होता है, पहले तो 5 करेंसीज में होता था, स्विस फ्रैंक, फ्रेंच फ्रैंक, डिशमार्क। तो आजकल ये हो रही है यहाँ पर ट्रेडिंग। देखिए करेंसी में कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करें, बट वो उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आती जो कैपिटल मार्केट के इलीगल नहीं। जिस तरह फॉरेक्स है, फॉरेक्स जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो रेगुलेट नहीं होती। डिफरेंट प्लेटफॉर्म लोग ले लेते हैं इंटरनेशनल फर्म से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कराती हैं, और उस पर जो है वो एक्सेसिव लिमिट्स दे देते हैं। जो ज़रा सा भी लॉस होता है तो वो कंप्लीट जो आपकी इक्विटी है वो वाइप आउट हो जाती है।
सर ये तो स्टॉप लॉस लगाकर भी तो पोजीशंस ली जाती हैं। स्टॉप लॉस लगा कर भी ली जाती हैं, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा के ली जाती है, लेकिन स्टॉप लॉस में एक टेक्निकल इशू ये होता है कि स्टॉप लॉस अगर ट्रेडिंग एग्जैक्ट उस प्राइस पे होती है और उतनी क्वांटिटी में होती है जितनी आपको सेल करनी है स्टॉप लॉस पे, तो तभी वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है। अगर उस एग्जैक्ट उस प्राइस पे उतनी ही क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है जितनी आप ने ऑफर की हुई है, तो वो उतनी क्वांटिटी की ट्रेड होगी जितनी आगे अवेलेबल होगी, बायर को चाहिए होगी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अगर हम सामने रखें तो आजकल तो लोगों ने ये न्यूज़ एजेंसी के मॉनिटर्स घरों पे लगाए हुए हैं और वहाँ पे वो शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, ये सही है? हाँ, शेयर्स की खरीदो फरोख्त के लिए भी अब जो है वो बल्कि काफ़ी अर्से से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आपकी लोकल मार्केट के बहुत सारे ब्रोकर्स के पास जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी घर बैठे आराम से उसमें ट्रेडिंग कर सकता है। और आपके एक्सचेंज भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है थ्रू ब्रोकर्स, यानी ब्रोकर्स को देता है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या आपके इंस्टीट्यूट में क्या इस तरह की भी कोई नई ब्रीड डेवलप कर रहे हैं आप कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का स्पेशलाइज हो और फिर हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं उनका इन्वेस्टमेंट इस शोबे में लाने के लिए, इसलिए कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है कि जिसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो होम रेमिटेंस है उसका सर्टेन पोर्शन एक इन्वेस्टमेंट में भी आए यहाँ पर। देखिए, इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरमीडियरी की जो फ्रंट ऑफिस पर्सनस हैं, सेल्स पर्सनस हैं, उनकी डेवलपमेंट जी। वही आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट के मार्केटर्स वही हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है कि आपका सेल्स पर्सन आपको ट्रेड तो करा सकता है बट वो आपको कैपिटल मार्केट बेच नहीं सकता। जब तक वो कैपिटल मार्केट बेच नहीं सकता, न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आना एक इम्पॉसिबल सी बात है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आप एक इन्वेस्टर को कन्विंस करते हैं थ्रू योर नॉलेज के भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या है, तो वो इन्वेस्टर आप अगर लेट्स से आपकी मार्केट में नहीं आता तो वो 10 लोगों को बता सकता है कि इस तरह मुझे जो है वो कैपिटल मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिली है। बिल्कुल। तो उन 10 में से 2 या 3 आपके पास वैसे आ जाएंगे जिन पे आपने एफर्ट ही नहीं की होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ आपका जो ट्रेडर है या इक्विटी सेल्स पर्सन है वो आपको इक्विटी सेल्स करा सके, ट्रेडिंग करा सके, बल्कि वो आपकी स्टॉक मार्केट को मार्केट भी कर सके। वो कस्टमर्स को या इन्वेस्टर्स को जो जिनको जाके वो अप्रोच करता है उनको कन्विंस कर सके कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसमें लॉसेस होते हैं, उनकी क्या रीजंस होते हैं और किन ग्राउंड्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस नहीं होते। तो इसमें अभी ओवरसीज़ मार्केटिंग पर अभी फ़िलहाल इतना काम नहीं हुआ, आपके बात से मैं ये समझ रहा हूँ। इसमें देखिए, ओवरसीज़ में हमारे जितने बड़े ब्रोकर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं और रोड शोज़ भी करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो ज़्यादा टारगेट नहीं किया जाता बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसके लिए रोड शोज़ किए जाते हैं। बट अगर कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वहाँ पे होते हैं तो उनको भी सोर्स किया जाता है। अच्छा सर, देखिए एक वक्त था हमारे पास, हमारा माजी बड़ा शानदार था। हमारे यहाँ के फाइनेंशियल मैनेजर्स वो थे कि जिनकी पॉलिसीज़ दूसरे ममालिक अडॉप्ट करते थे और करके बहुत आगे तरक्की कर गए। कोरिया की मिसाल है, नाम आप समझ गए होंगे, मैं डॉक्टर महबूब हक का नाम ले रहा हूँ। तो क्या वजह है हमारे पास इतने बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजर्स थे, क्यों आज हम वो फाइनेंशियल मैनेजर्स उस लेवल के, उस कैलिबर के डेवलप नहीं कर पा रहे? हमारे पास वज़ीर ख़ज़ाना शोएब साहब हुआ करते थे, हमारे पास AGN काजी साहब हुआ करते थे, हमारे पास महबूब हक साहब हुआ करते थे। तो उस कैलिबर के, उस लेवल के फाइनेंशियल मैनेजर्स आज के दौर में कोई हैं? देखिए, मतलब आज उसके बाद जो ब्रीड नज़र आई वो एक नज़र आई जो जनरल पब्लिक को, जो कह सकते हैं कि डॉक्टर इशरत हुसैन नज़र आए, लेकिन कोई और है इस लेवल का? देखिए, इसमें डेफिनेटली हाईली क्वालिफाइड और कैलिबर के लोग मौजूद होते हैं, बट यहाँ जिस तरह आपने देखा कि मुसलसल रिजीम चेंज होती रहती है। अब उसमें क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो है एक बड़ा चैलेंज है। ये इंटरनेशनल रिसर्च यही कहती है। अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ हो तो वो कंट्री जो है वो डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज़ में आ जाते हैं। कोरिया की एग्जांपल है। कोरिया में कंटिन्यूटी ऑफ रिजीम, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो कोरिया डेवलप हुआ है।
आपके सामने सिंगापुर की एग्जांपल है, मलेशिया की एग्जांपल है। जब तक पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं होगी, एक सेट डायरेक्शन नहीं होगी, तो कोई भी अच्छा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल मैनेजर उसको रन नहीं कर सकता। यहाँ पे चेंज ऑफ रिजीम होती है, हर एक की अपने फेवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसे में फिर जो है वो कोई भी अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो प्लान लेके आता है तो उसको नज़र आता है कि 2 या 3 साल बाद उसका प्लान शेल्फ कर दिया जाएगा और कोई और फाइनेंशियल मैनेजर अपना प्लान लेके आएगा। नो डाउट वो भी अच्छा प्लान लेके आएगा, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, उसका ब्रेक इवन ही नहीं होगा, ब्रेक इवन ही नहीं होगा। और उसमें होता यह है कि कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ तो 2, 3, 5 डेज़ की नहीं होती। आपने अगर कंट्री की पॉलिसीज़ बनानी है, एक सर्टन ट्रैक सेट करना है, तो यू हैव टू सी द फ्यूचर फॉर द कमिंग 50 ईयर्स। तो आपको इस तरह के प्लान बनाने होते हैं और उसके साथ स्टिक करना होता है। अगर आप इस तरह बनाएं, रिजीम चेंज होती रहें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती रहें, लेकिन आपका एक इकोनॉमिक एजेंडा, इकोनॉमिक काउंसिल हो, इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट काउंसिल हो, जो उसको स्टिक करे कि भाई ये एजेंडा है, लॉन्ग टर्म एजेंडा ये है, ये हमने इम्प्लीमेंट करना है एट ऑल कॉस्ट, नो मैटर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो। तो ऐसे में फाइनेंशियल मैनेजर अभी भी बहुत अच्छे मौजूद होंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम कुछ कर भी रहे होंगे, लेकिन वही होगा कि 1-2 साल बाद जो है वो चेंज हो जाएगी इन्वायरमेंट। अब नया मैनेजर आएगा, उसकी अपनी प्रेफरेंस होगी, अपनी थिंकिंग होगी। वो नॉर्मली जब पॉलिटिकल रिजीम्स होती हैं तो उसमें होता ही है कि एक पॉलिसी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसको अच्छा समझा नहीं जाता। बिल्कुल, ये ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। अच्छा, ये बताइए कि क्या हम मतलब कितने फासले पर हैं एट पार विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट? क्या हम पाकिस्तान में हमारा लेवल इतना है कि जिसे हम सर उठाकर कह सकें कि यस? देखिए, आप अपनी इन्वेस्टर बेस से अंदाज़ा लगा लें कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पे हैं। आप 20 करोड़ की आबादी में 3 लाख UIN के साथ, जिन मुल्कों की आबादी 1 करोड़ हो और वहाँ पे 20 लाख UIN हो, आप कैसे कंपेयर करेंगे? देयर इज नो कंपैरिजन, बहुत पीछे हैं हम। सिस्टम्स आप कुछ भी बना लें, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम्स रिलायबल तब होंगे जब आपके पास लार्ज इन्वेस्टर बेस होगा, जी, अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टर होगा, डिफरेंट सेक्टर से इन्वेस्टर आ रहा होगा, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट रीजन से आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी आपकी कैपिटल मार्केट में, तो ही आप एक स्टेबल मार्केट को रन कर सकेंगे। अदरवाइज विद लिमिटेड वॉल्यूम्स, लिमिटेड इंटरेस्ट, और वो भी स्क्यूड टुवर्ड्स फ्यू बिग प्लेयर्स, तो मार्केट में क्रैशेस भी कभी भी आ सकते हैं, आते रहे हैं, इसी वजह से आते रहे हैं। जब मार्केट किसी तरफ स्क्यू हो जाती है तो उसका, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि चंद बड़े प्लेयर्स जो हैं ये मार्केट को रेगुलेट करते हैं, इनकी मर्जी से मार्केट अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट मूव करती है? देखिए, मार्केट का एक ओपन मार्केट का एक फिनोमेना डेफिनेट है कि ये प्राइस की डिमांड और सप्लाई पे ये डिपेंडेंट होती है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है किसी भी मार्केट में, आप कैपिटल मार्केट को छोड़ दें, आप एक नॉर्मल मार्केट में चले जाएं, जिसको सब्जी मंडी में चले जाएं। अगर आप बड़े सप्लायर हैं, आप प्राइस को और मार्केट को डिराइव करेंगे। आप बड़े बायर हैं, आप प्राइस डिक्टेट करेंगे कि मुझे इस प्राइस पे ये चीज़ चाहिए। तो इसी तरह कैपिटल मार्केट में भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्क्यूड है, 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास उनके साथ इन्वेस्टर भी है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, वो जितनी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करना चाहें कर सकते हैं, सेलिंग करना चाहें सेलिंग कर सकते हैं। तो ये तो ओपन मार्केट का फिनोमेना है, इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कोई भी। अगर आप इसकी इन्वेस्टर बेस बढ़ा देंगे, आपका UIN जो है वो 3 लाख से 30 लाख हो जाएगा, आपका टर्नओवर जो है वो 120-25 मिलियन या 200 मिलियन से बढ़ के 1 बिलियन डेली टर्नओवर हो जाएगा। फिर इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके सामने आ जाएगी। आपका इंस्टीट्यूट न्यू ब्रीड को डेवलप करने में कितना किरदार अदा कर रहा है और आगे क्या देख रहे हैं आप? जी, इसमें हम 2-3 एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। नंबर 1 ये कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के इस पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री या कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री को जो है वो हम स्टूडेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं, ताकि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी लोकल मार्केट से पे एजुकेट किया जा सके। उसके साथ साथ अभी हम USAID के साथ मिलके एक फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट का उनका प्रोजेक्ट है, इसमें डेट मार्केट डेवलपमेंट पे वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि एक बड़ा एरिया है जिस पे अभी तक जो है वो काम हो रहा है, लेकिन इतना काम नहीं हुआ कि वो रिमार्केबल चेंज आ सके।
तो उसमें जो है उनके एजेंडा में एक एलिमेंट है जिसमें हम उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन डेट कैपिटल मार्केट। उस सिलसिले में हमने बाकायदा भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अरेंज किया है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, जिसमें हमने अक्रॉस द बोर्ड जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास फंड्स हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको डेट कैपिटल मार्केट से इंट्रोड्यूस कराना, फिक्स इनकम की इन्वेस्टमेंट से इंट्रोड्यूस कराना और उसकी वैल्यूएशन से इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो है बाकायदा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसमें हमारे पास मेरा ख्याल है 40 के करीब पार्टिसिपेंट अक्रॉस द बोर्ड आए हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो एट द एंड ऑफ दिस मंथ हम करेंगे। इसमें भी यही ऑब्जेक्टिव है कि डेट मार्केट डेवलप तब होगी जब डेट मार्केट में ट्रेड करने वाले ख़ुद इस काबिल होंगे कि वो उन प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी वैल्यूएशन को अंडरस्टैंड कर सकें और प्रॉपरली अपने इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकें कि इसमें कितना रिटर्न है और इसकी क्या आउटकम आएगी। तो ये सेकंड है। थर्ड, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ भी काम कर रहे हैं। अच्छा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इंश्योरेंस एजेंट का बड़ा चैलेंज है कि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो सर्टिफाइड होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकें। वो वही पुरानी बात की वो रेफरेंस पे जो है वो इंश्योरेंस एजेंट जो है वो बिज़नेस ना लेके आए बल्कि अपने इन्वेस्टर को एजुकेट करके लाए। वो एक जापानीज सेइंग भी है कि आप एक रोती हुई औरत और इंश्योरेंस एजेंट का कभी भरोसा नहीं कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, मोहम्मद अली साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुश आमदीद। हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जनाब मोहम्मद अली खान साहब से जारी रखेंगे जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था। मोहम्मद अली साहब, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी जो इंटरनेशनल करेंसी ट्रेडिंग है, फिर कमोडिटी ट्रेडिंग है, इससे आगे बढ़ें तो फिर हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। एक आती है S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500। पाकिस्तान में ये सारी ट्रेडिंग हो रही है? कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग तो जिस तरह हमने पहले ही जिक्र किया है, करेंसी ट्रेडिंग जो है वो एक तो आपकी मार्केट जो कब मार्केट वैसे है उसमें है, जो आपके डीलर्स हैं उनके थ्रू, कोई ख़ास ट्रेडिंग नहीं है वो। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से करेंसी ट्रेडिंग होती है, जिसका हमने जिक्र किया कि जो वो फ्रॉड का एलिमेंट भी रहा है पहले। कमोडिटी ट्रेडिंग में काफ़ी एक्टिविटी रही है रिसेंट पास्ट में। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है काफ़ी एग्रेसिवली इस पे काम कर रहा है, इसकी मार्केटिंग पे काफ़ी काम हो रहा है। साथ ही साथ जो है वो डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेंड डेवलप होगा, क्योंकि ये मार्केट हमारे पास इशू यहाँ पे भी ये है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एजुकेटेड मार्केट की बात कर रहे हैं, जबकि कमोडिटीज़ का सप्लायर जो है वो ख़ुद एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल। आप कैसे एक जो है वो वीट वाले को इस प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकते हैं, एक मेजर चैलेंज है। कॉटन वाले को इस प्लेटफॉर्म से लिंक कर सकते हैं, एक मेजर चैलेंज है। पल्सेस को, क्योंकि वो मेजॉरिटी अनएजुकेटेड है उसका ट्रेडर, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल से आएगा। बट एफर्ट जारी है, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। अच्छा मोहम्मद साहब, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, एक होता है रनिंग रेट कॉन्ट्रैक्ट, एक हेजिंग होती है। तो हमारे पास हर महीने की पहली तारीख को लोग डरते हैं पेट्रोल पंप जाते हुए कि कीमत बढ़ गई, तो फिर वो एक दिन पहले पेट्रोल पंप वाले कहते हैं स्टॉक ख़त्म हो गया, या पेट्रोल की कीमत गिरनी है तो फिर तो वो सारा बेच चाहते हैं कि जो 10 लीटर चाहिए उसे कहते हैं 25 लीटर ले लो ताकि ख़त्म करें, आगे कम होने वाला है। तो क्या हमारे पास ये आप जैसे लोग जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं कोई हेजिंग सिस्टम मुतारफ़ करा सकते हैं कि जिसकी वजह से कम से कम 12 महीने तक तो प्राइस स्टेबल रहे? तो मेरा मकसद ख़ास पेट्रोल की तरफ है। देखिए, उसमें डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो गैसोलीन की डिलीवरी का इशू है कि आप कैसे उसको रखेंगे, और ऐसी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें डायरेक्ट गैसोलीन की जो है आप हेजिंग कर सकें। बट इनडायरेक्टली क्रूड में आप उसको हेज कर सकते हैं। आप क्रूड फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं किसी एक प्राइस पे। आपको उसके अगेंस्ट जो है वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट आप परचेज़ इन्वेस्ट कर लें उसमें, और वो प्राइस बढ़ जाएगी तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करके आपको जो है वो फ्यूल हेज हो जाएगा। बट ये इनडायरेक्ट है, ये क्रूड में आप कर सकते हैं, गैसोलीन में स्पेसिफिकली नहीं हो सकता।
तो इस पे भी काम किया जा सकता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है वो ऐसे फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस करे जो जिसमें गैसोलीन में जो है वो इन्वेस्टर जो है अगर हेज करना चाहता है तो हेज कर सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मोहम्मद अली साहब। एक चीज़ है हमारे पास कि हम ये अक्सर सुनते चले आ रहे हैं कि ये जितनी भी हमें रोज़ी पिक्चर दिखाई जा रही है ये सारी आर्टिफिशियल इकोनॉमी है हमारी, कि लोन पर लोन लिया जाए, फिर वो लोन पे बैक करने के लिए दूसरी जगह से लोन लिया जाए। तो फिर हमारे पास कुछ मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, हम IMF के शिकंजे में जकड़े हुए हैं कि उनकी भी कंडीशंस होती हैं कि स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, तो लिहाजा हुकूमत के पास कन्वेंशनल बैंकर्स के अलावा और कोई नहीं रहा जिससे वो पैसे बोरो किया जा सके। तो जब पैसा आवाम का जमा हो रहा है वो गवर्नमेंट के लोन में चला जा रहा है, इसलिए कि अंडर दैट एग्रीमेंट विद IMF गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो अब अगर वो बैंक से ले रहे हैं तो पैसा सारा आवाम का बैंक में जमा हो रहा है और वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जा रहा है एज ए लोन, ठीक है ना। तो अब कहा जाता है कि वो लोन पे जा रहा है तो हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स के पैसे रिफंड के 300 अरब रुपए वहाँ फंसे हुए हैं, फिर वो EMDF के पैसे जमा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड के, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के जमा हो रहे हैं, मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब भी कंडीशन वो बरकरार है कि देना ज़रूर है आपने। तो इसको अगर हम देखें तो ये डेप्ट मार्केटिंग जो है हमारी, डेप्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट या डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट, इसके लिए कुछ आपके पास प्लान है? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि डेट मार्केट जो है वो डेट में सेकेंडरी मार्केट जो है वो बहुत ही नेसेंट फेज़ में है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो ना होने के बराबर है। चंद सिर्फ गवर्नमेंट बिल्स की जो है वो ट्रेडिंग होती है। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कैपिटल मार्केट ने भी, स्टॉक एक्सचेंज ने बॉन्ड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था ताकि सेकेंडरी मार्केट में जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग हो सके, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं है। इसी तरह जो आपके इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सुकूक्स हैं, वो एक बड़ा चैलेंज है जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, कि उनके पास जो है वो लॉन्ग टर्म इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म यील्ड कर्व नहीं बन पाता, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होते और ना ही रेगुलरली इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऑक्शन होते हैं या उनके IPOs होते हैं तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये एक ब्रॉडर एजेंडा है और बड़ा चैलेंज है। जिस तरह कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करती है और इसमें ट्रेडिंग होती है, बट डेट मार्केट में ये एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करना है गवर्नमेंट ने। इस सिलसिले में जैसे मैंने पहले कहा कि USAID बाकायदा तौर पर डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के, ख़ासतौर पर SECB, सेंट्रल बैंक, इन दोनों के साथ मिल के जो है एक प्रॉपर डेट मार्केट डेवलपमेंट एजेंडा पे काम कर रहा है। उसमें ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव वही हैं कि किसी तरह जो है वो सेकेंडरी मार्केट प्रॉपरली डेवलप सेकेंडरी मार्केट हो, जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो ट्रेडिंग हो सके, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड सप्लाई को मीट किया जा सके। तो ये एक एजेंडा है जिस पे USAID काम कर रहा है। हमारे साथ भी, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम भी डायरेक्टली USAID के साथ इस प्रोजेक्ट में एंगेज हैं, जिसमें हम बीइंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हम उनके साथ जो है वो इसकी ट्रेनिंग के पार्टनर हैं और ट्रेनिंग के लिए जो है वो हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उनके साथ, ताकि जो है वो हमारी डेट मार्केट, इससे पहले कि भाई डेट मार्केट का कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो, हम डेट मार्केट में काम करने वालों को जो है वो पहले डेवलप कर सकें ताकि वो उस मार्केट को लीड कर सकें, उस मार्केट को रन कर सकें प्रॉपर्ली। अच्छा, से पहले भी एक मैंने आपसे सवाल किया था, उसी का मैं समझ लें पार्ट B के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में नहीं है ओवरऑल। एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे की तरफ गामजन है, इंपोर्ट हमारी ऊपर की तरफ गामजन है। तो ये ट्रेड डेफिसिट गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो वो तो अल्लाह ताला आखिर है निगहबान पाकिस्तान का, तो फिर दूसरे ज़राए से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की शक्ल में हमको रेमिटेंस आ रहा है। तो वो रेमिटेंस जो है वो हमको न सिर्फ लेवल करता है बल्कि कुछ पैसे दे भी जाता है हमें। तो अगर आपका इदारा या आपका शोबा ये काम करे कि ओवरसीज़ रेमिटेंस का बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट अगर ये इस मार्केट में करे, तो इसके लिए कोई एजेंडा है आपके पास या इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो फेवर में कभी आ जाता है और कभी फेवर में नहीं होता, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो, हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवर में कभी नहीं रहा। जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी फेवर में नहीं रहा।
अभी भी अब कुछ बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेहतरी आई है ऑयल प्राइसेस कम होने की, क्योंकि हमारी मेजर इंपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। सर देखिए ना, पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि इसमें कीमत कम हो गई है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम उतना ही है लेकिन एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो गया है, इसलिए कि कीमत कम हो गई है। वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट क्वांटिटी, कहते हैं पहले हम 10,000 पीस बेचते थे, अब भी 10,000 पीस बेचते हैं। पहले 10,000 की पीस की कीमत 10,000 मिलती थी, अब 9,500 मिलती है, तो लिहाजा एक्सपोर्ट डाउन हो गई। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम कम हुई है। हाँ, एक्सपोर्ट वॉल्यूम डेफिनेटली फोकस करने वाली बात है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम पे फोकस होना चाहिए। करेंसी तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट भी होती है और डेप्रिशिएट भी होती है, बट आपका फोकस एक्सपोर्ट वॉल्यूम होना चाहिए, जो विद इंक्रीजिंग करेंसी जो है वो उसका एडवांटेज होता है। लेकिन जो आप रेमिटेंस की बात करें, रेमिटेंस डेफिनेटली एक मेजर एरिया है। इसको सिक्योरिटाइज करने की भी ऑप्शन ज़ेर गौर आए थे, मेरा ख्याल है 2008-9 में उनको सिक्योरिटाइज करके जो है वो उसका एडवांटेज दिया जा सके। बट क्योंकि जिस फॉर्म में रेमिटेंस आते हैं नॉर्मली मेजर चंक्स में नहीं आते, स्मॉल अमाउंट्स में आते हैं और वो बेसिक नीड्स को एड्रेस कर रहे होते हैं जिनके पास जा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इस पे काम करने की ज़रूरत है कि इसको प्रॉपर जो है उसकी यूटिलाइजेशन हो और ये इससे इकॉनमी को जो है वो बेहतर से बेहतर जो है इसका बेनिफिट मिल सके। सर आपका ताल्लुक़, चूँकि अब तो वो तालीमी इदारा कह लें आप कि ये इंस्टीट्यूट आपका जो बना है ये डेवलप कर रहा है, तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए ओवरऑल तो जितनी तादाद में फ्रेश ग्रेजुएट्स और फ्रेश मास्टर्स डिग्री होल्डर्स निकल रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे चलकर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कि इससे आने वाले चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए आज वो ब्रीड तैयार करें जो पास आउट होने के बाद नौकरी की तलाश में ना फिरे और वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की तरफ जाए और इस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए जो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए इसके लिए? देखिए, बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स ने एंटरप्रेन्योरल सेंटर्स कायम किए हुए हैं जी। ख़ासतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप अब जो है बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है और कुछ जो है वो उस पर काम भी हो रहा है कि एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स को जो है वो अप्रिशिएट किया जा सके। मैं एक जानता हूँ प्लैनेट एन करके है, सब प्रीवियस जो है तामीर बैंक के प्रेसिडेंट नदीम हुसैन हैं, उन्होंने एक वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्ट की है, तो उसमें उन्होंने डिफरेंट वेंचर्स जो हैं वो इनिशिएट कर रहे हैं डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या डिफरेंट लोग हैं जो अपना एक आइडिया रखते हैं उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने सबको अप्रोच किया है और उस पर जो है वो काम हो रहा है। इसी तरह इसको बिज़नेस स्कूल्स के साथ लिंक करने की भी ज़रूरत है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं जिनके पास ख़ासतौर पे बहुत ह्यूज फंड्स हैं, वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स बना के बिज़नेस स्कूल्स में लेके जाएं, उनके साथ इंटरेक्शन करें कि वो जितने भी बिज़नेस स्कूल से ग्रेजुएट्स एंटरप्रेन्योर उसमें हैं ग्रेजुएशन में, उनको उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आएँ उस वेंचर कैपिटल फर्म में, उनके एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ को प्रॉपर एक बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक डेवलपमेंट हो सकती है। इस पे काम हुआ है भी है, लेकिन उस मॉडल तक नहीं हो सका जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में है। यूएस में जिस तरह एंटरप्रेन्योरल कल्चर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस में समझा जाता है कि वहाँ पे फ़ंड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वर्केबल आइडिया होता है तो क्विकली आप फंड जनरेट कर सकते हो और उसको प्रॉपर बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और हर तरह के, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल जाती है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। सर ये एक आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वर्केबल आइडिया हो तो इस सिलसिले में अगर मैं ये बताऊं कि ये आपका इंस्टीट्यूट जो नेट डेवलप कर रहा है, क्या ये सर्टिफाइड ब्रोकर बनेंगे आगे जाकर? जी, इसमें सर्टिफाइड जो सर्टिफाइड ट्रेडर्स हैं, सर्टिफाइड इक्विटी ट्रेडर्स या सर्टिफाइड इक्विटी ब्रोकर, क्योंकि रजिस्टर होता है एक एंटिटी है तो वो ब्रोकर कहलाता है, बट एज अ ट्रेडर, एज ए इक्विटी डीलर जो है वो इक्विटी ट्रेडर जी वो बनते हैं। बट ऑब्वियसली बहुत अच्छे इक्विटी ट्रेडर्स भी आगे चल के ब्रोकर बन जाते हैं जी जी। तो वो एक उनके लिए एक वेंचर होता है और वो क्विकली ग्रो कर जाते हैं इस सेक्टर में। अच्छा, अब अगर ये ग्रो करते हैं तो क्या हुकूमत के पास ये कोई इनका कोई ऐसा कानून मौजूद है कि इन लोगों को प्रमोट करेंगे इस सेक्टर में, बजाय इसके कि कोई रॉ उठकर आए और वो इस फील्ड में एंटर हो?
कोई बैरियर उनके लिए है? अब आगे चल के तो ये होगा कि जो भी इस फील्ड में, क्योंकि अब वो कैटेगराइजेशन होगी कैपिटल मार्केट में ब्रोकर्स की, तो उसमें ट्रेड ओनली, ट्रेड एंड क्लियरिंग ओनली एंड दोनों जो है वो एक जनरल फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है। तो ट्रेड ओनली ब्रोकरेज के लिए रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मींस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो वो एक बहुत अच्छा एवेन्यू है अब इस तरह के ग्रेजुएट्स के लिए कि वो अगर उनके पास इंटरप्रेन्योरियल स्किल है, वो हमारी सर्टिफिकेशन, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्टिफिकेशन करने के बाद जो है वो अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो उनसे एक ट्रेड ओनली लाइसेंस जो है वो एक्वायर कर सकते हैं और अपना एक लिमिटेड स्केल ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में भी इसी तरह का ऑप्शन है, ब्रोकरेज हाउस खोल सकते हैं जी। ट्रेड ओनली में बहुत कम कैपिटल के साथ जो है आप एक ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट क्लाइंट्स आपके पास होंगे, आप उनसे उनकी ट्रेडिंग उनको ट्रेडिंग करवा सकते हैं। तो उसमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी कम है, इस वजह से कि उसमें सेटलमेंट का फंक्शन आपका नहीं होगा, आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है रिसोर्स की। क्यों नहीं होगा उनके? देखिए, सेटलमेंट के लिए इस वजह से 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक्चुअली सेटलमेंट इज अबाउट टेकिंग रिस्क, यानी कोई पोजीशन आपकी ओपन है तो उसकी सेटलमेंट की बात उसकी सेटलमेंट की बात करें। अब क्लाइंट एक है जो आपका कैपिटल है 10 मिलियन की रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है, ये लेट्स से कि 1 मिलियन की रिक्वायरमेंट है आपकी कैपिटल की, लेकिन आपके पास क्लाइंट ऐसे आ गए हैं जो 1 बिलियन तक जो है वो काम करना चाहते हैं। अब जब तक उनकी ट्रेड एग्जीक्यूशन से सेटलमेंट तक जो है वो 1 बिलियन का आपके पास एक्सपोजर है, जबकि आपकी फर्म का कैपिटल जो है वो 1 मिलियन है। तो ये इतना बड़ा रिस्क जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है और इवन आपका इन्वेस्टर एट रिस्क है। तो इस वजह से इसको सेटलमेंट फंक्शन को जो है वो सेपरेट कर दिया गया है ट्रेड ओनली से। अगर आपके पास सर्टेन कैपिटल है, लेट्स से 300 मिलियन या 500 मिलियन का कैपिटल है, और फिर आप जो है वो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म लें, फिर आप सेटलमेंट भी कराएं ताकि आपका कैपिटल जो है रिस्क ना हो, तो इस वजह से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ट्रेड ओनली ब्रोकर के लिए ये एडवांटेज होगा कि वो लिमिटेड कैपिटल के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट कर सकता है, क्लाइंट ला सकता है, उनको ट्रेड करा सकता है और अपना जो ब्रोकर का मेन बिजनेस है ब्रोकरेज का, वो ब्रोकरेज अर्न कर सकता है उसमें से। ये SECP से ऑथराइज करता है जी, उसकी कैपिटल आप अब, क्योंकि ये है कि पहले तो ये था कि एक प्रॉपर ब्रोकर होना ज़रूरी होता था जी, अब जो है वो ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होल्डर है। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, आपके पास से कोई स्टूडेंट पास आउट होकर निकलता है, सर्टिफाइड ट्रेडर, कमोडिटी ट्रेडर, तो क्या बैंक के पास उसकी क्या रहेगी पोजीशन? क्या वो बोरोइंग में इस बलबूते पर वो बोरो कर सकता है कि मुझे ट्रेडिंग हाउस खोलना है? देखिए, दुनिया में किसी भी जगह आप जब क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, चाहे आप हार्वर्ड से भी ग्रेजुएट होते हैं, तो हार्वर्ड की डिग्री तो गारंटी नहीं होती किसी के लिए, बट उसका अपना कैलिबर या अपनी उसकी एबिलिटी जो है वो गारंटी होती है कि आपके हार्वर्ड के भी बहुत सारे ग्रेजुएट जो है वो क्विकली फंडिंग जनरेट कर लेते हैं, बट उनमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। इट्स अबाउट यू कि आप कैसे अपने इन्वेस्टर को या फाइनेंसर को कन्विंस करते हैं ऑन अ सर्टेन वर्किंग मॉडल, तो वो उनके ऊपर डिपेंड। बट आपके पास सर्टेन एक चीज़ की श्योरिटी होगी कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल है। अब आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है, आप बता सकते हैं कि जिस बिज़नेस की मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है मैं उसके इंज एंड आउट से क्लियरली आगाह हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अब मेरे पास वक्त मुख्तसर सा है कि हम अपने बैंक्स के लेंडिंग सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि अब हमारे पास तो मेजर पोर्शन ऑफ बैंक्स फंड, तो वो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो उस तरफ गए हैं, तो वो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पोटेंशियल बहुत है और टेक्निकल नो हाउ मौजूद है लोगों के पास, लेकिन लैक ऑफ फंडिंग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जी, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आपने जो पहले हाईलाइट किया था गवर्नमेंट बोरोइंग का है जी। बैंक्स के पास पैसा होगा और इन्वेस्ट करने के लिए एवेन्यूज़ नहीं होंगे, तो बैंक्स जो हैं वो रिस्की एवेन्यूज़ में भी इन्वेस्ट करने जाएंगे, लैंडिंग करेंगे। बैंक्स के पास सेफ एंड सिक्योर एवेन्यूज़ होंगे गवर्नमेंट बोरोइंग जैसे, तो बैंक्स इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू रिस्क एंड रिटर्न पॉलिसी। अगर आपका 60% जो है इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो होगा बैंक्स का, तो बैंक्स को किस बात की परवाह है कि कहीं किसी सेक्टर कोई बंद होता है हो जाए, उनको मल्टीपल सेक्टर में जाना या नहीं जाना। चलो, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कराची। तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान की यूथ
इस ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर निकले और मुल्क के फ़ाइनेंशियल हालात को सुधारे। इसलिए कि फ़ाइनेंस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर दौलत से नवाजा है, बस सिर्फ उसको उसके ड्राइवर्स सही चाहिए जो माशाल्लाह आपने बेड़ा उठाया ये डेवलप करने का। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे गुफ्तगू जनाब मोहम्मद अली ख़ान साहब की। आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।